नमस्ते। आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूँ आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में हमने जेड को एक ढाबे पर पुलिस के सामने छोड़ दिया था। आज आप सुनेंगे जेड की गिरफ्तारी और उसके आतंक का अंत, हनीमून का त्याग करके कार्य और कर्तव्य को चुनना, और अलका माँ का वो गुरु मंत्र जिसने मेरी आंखों से समृद्धि और देनदारियों के प्रति मेरे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। जेड का अंत और महाकुंभ का संकल्प। अंतिम प्रयास। ढाबे पर पुलिस को देखकर जेड भागा, पर बाइक के दोनों पहियों में हवा नहीं थी। भागते हुए उसने गन निकाली और फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैरों पर गोली चलाई। दोष सिद्धि। जेड को अवैध पिस्टल, पुलिस पर गोली चलाने और यातायात पुलिसकर्मी को टक्कर मारने के अपराधों के कारण कम से कम 10 वर्ष का कारावास होना तय हो गया। मां का समाधान। मां ने पुष्टि की कि जेड को सजा कम करने के लालच में राशील के नाम का उल्लेख न करने के कारण अब कोई समस्या नहीं होगी। महाकुंभ की योजना। जेड के डर से मुक्ति पाते ही पराग ने 3 माह बाद महाकुंभ में गंगा स्नान करने का प्रस्ताव रखा। स्वप्निल, माँ, दादा दादी और हम सबने मिलकर पुण्य कर्म में साथ होने का निश्चय किया। हनीमून का त्याग और नई पहचान। तर्कसंगत निर्णय। मैंने तर्क दिया कि हम दोनों एक दूसरे से पहले ही बहुत परिचित हो चुके हैं, इसलिए हमें हनीमून के अंधानुकरण की आवश्यकता नहीं है। स्वप्निल सहमत हुआ और हमने हनीमून का विचार त्याग दिया। दायित्व परिवर्तन। माँ ने मुझे स्कूल में अध्यापन छोड़कर अपना दायित्व, जो उनके अमूर्त सिद्धांतों का मूर्त रूप है, संभालने को कहा। त्याग और प्रतिपूर्ति। मुझे ये बुरा लगा, पर स्वप्निल ने मुझे तुष्ट किया। आप उस घर परिवार जिसमें 30 वर्ष तक जीवन यापन किया है, सब छोड़कर यहाँ आई हैं। हमारे घर में आपकी नई पहचान और नए अपनापन के लिए माँ जो कर रही है, वो आपके त्याग के समक्ष थोड़ा ही है। मुझे एहसास हुआ कि यह परिवार अपने से अधिक दूसरों के लिए जीने के सिद्धांत पर चलता है। पापा की संतुष्टि। मेरे पापा भी बेटी के दायित्व से मुक्त होकर अब पहले से अधिक स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। माँ का गुरु मंत्र और ज्ञानोदय। विवाह का उद्देश्य। मैंने माँ से पूछा कि स्वयं अविवाहित रहते हुए भी उन्होंने राशील और मेरा विवाह क्यों करवाया। माँ ने कहा, यदि हम अच्छी संतानें जन्म सकते हैं और उनके अच्छे लालन पालन करने में समर्थ हैं, तो हमें विवाह अवश्य करना चाहिए। समाज और राष्ट्र को सुगुनी और योग्य संतान देना भी अच्छे नागरिकों का कर्तव्य होता है। वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने ये भी कहा कि राशील का अमेरिका में योगदान देना भी वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा के अनुरूप है। गुरु मंत्र। मैंने मंत्र मुग्ध होकर गुरु मंत्र मांगा। माँ ने कहा, हमें अपनी टैक्स सहित हर प्रकार की देनदारियों और क्रय की गई सामग्रियों का भुगतान शीघ्रता एवं विनम्र भाव से करना चाहिए। इन्हें विवशता नहीं मानना चाहिए। परोपकार की भावना। मुझे समझ आया कि भुगतान करना केवल विवशता नहीं है, बल्कि यह सेवा प्रदाता के दायित्वों को सरल करने वाला अप्रत्यक्ष परोपकार है। माँ की यह शिक्षा करुणा और उदारता से भरी है। दुर्जन से व्यवहार। मैंने ये भी समझा कि माँ सज्जनों के लिए परोपकारी हैं, पर दुर्जन की बुराइयों के प्रति बिल्कुल सहनशील नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर सामर्थ्यवान मित्रों की सहायता से समस्याओं को सुलझाना चाहिए। मेरा विवाह, मेरी नई माँ और मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा। अब मेरा जीवन समृद्धि और कर्तव्य के नए आयाम पर शुरू हो चुका है। आप सुनेंगे एपिसोड 71, जेड का अंत, हनीमून का त्याग और माँ का गुरु मंत्र। जेड तुरंत उठा है और उसने अपनी बाइक की दिशा में दौड़ लगा दी है। पुलिस वालों ने जेड को भागने दिया है। उसने बाइक स्टार्ट की, मगर जैसे ही उसे दौड़ाया वो चलने की जगह लहराने लगी। उसने झुककर नीचे देखा तो पाया बाइक के दोनों व्हील में हवा नहीं है। अब उसके पास दौड़कर भाग जाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह गया है। वह भागने लगा तो पुलिस वालों ने उसका पीछा करना आरंभ किया है। वह भयाक्रांत हुआ है। उसे कुछ नहीं सुझाई दिया तो उसने कमर में खोंज रखी गन निकाली और पुलिस वालों की दिशा में फायर कर दिया। तब पुलिस वालों ने अपने बचाव में उसके पैरों पर निशाना साध कर गोलियां चलाईं। जेड की दोनों पिंडलियों में गोलियां लगीं, जिससे वो भाग नहीं पाया। पुलिस वालों ने उस पर बिना लाइसेंस की गन रखने और पुलिस वालों पर गोलियां चलाने का अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसे सींगशो के पीछे भेज दिया। इस बीच पड़ोस के जिले से यह सूचना मिली कि उसने ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिस वाले को टक्कर भी मारी है। यह अपराध भी उसके विरुद्ध जोड़ दिया गया। पुलिस वालों ने न्यायालय में पेश करते हुए मजिस्ट्रेट को बताया, जेड जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
पुलिस ने संदेह जताया है कि जेड ने किसी की हत्या की सुपारी ली है और वो किसी को मारने अपने मूल स्थान से इतनी दूर आया है। जेड के पास अवैध पिस्टल मिली है और उसके द्वारा पुलिस वालों पर गोली चलाने के साक्षी उस समय ढाबा पर उपस्थित अनेक लोग थे। अनेक प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने स्टेटमेंट में जेड के अपराध का उल्लेख भी किया है। अतः अपराध की गंभीरता और उस पर लगाई गई धाराओं से जेड को कम से कम 10 वर्ष का कारावास होना तय हो गया है। जेड सिंचो में बंद था, इसलिए स्वप्निल और वाणी के विवाह में कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही राशील पर आया संकट इस तरह दूर हो गया था, कहते हुए मां ने अपनी बात पूरी की है। सबने शांति की श्वास ली है। वो राशील को मारने के विचार से आया था। अगर उसने ऐसा बताया है तब तो हमें परेशानी हो सकती है, मैंने चिंता जताई है। उसने ऐसा केवल पूछताछ करने वाले डीएसपी के सामने कहा है। सजा कम करने के प्रलोभन में उसने अपने लिखित स्टेटमेंट में राशील के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है। उसने पहले भी राशील के नाम पर पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं कराई है। अतः हमें चिंता नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ भी तो हम उसे कैसे निपटेंगे, ये हम आगे तय करेंगे, मां ने आत्मविश्वास से कहा है। अभी तुरंत ही कोई समस्या खड़ी होगी ऐसी आशंका मिट गई है। अतः सभी शांति अनुभव कर रहे हैं। राशील और परुष्णी के साथ लेकर मैं 3 माह बाद पुनः एक बार भारत यात्रा पर आऊंगा, पराग ने बात बदलते हुए कहा है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, मां प्रसन्न हुई हैं। पराग का प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में त्रिवेणी पर गंगा स्नान का बड़ा मन है, राशील ने प्रोग्राम का कारण स्पष्ट करते हुए बताया है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मैं और वाणी भी साथ ही आस्था की डुबकी लगाएंगे। स्वप्निल भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उत्साहित है। अपनी बुआ और दादा दादी को इस पुण्य कर्म में साथ लेने में क्यों भूल रहे हो मेरे प्रिय भतीजों, मां ने हंसते हुए कहा है। सभी ने प्रसन्नता से महाकुंभ में स्नान करने का निश्चय कर लिया है। मां के कक्ष से सब एक साथ निकले तब डैड ने पूछा, ये बंद कमरे में आप सब किस बात जी मीटिंग कर रहे थे? भाई, हम सब महाकुंभ में स्नान करने का प्रोग्राम बना रहे थे, मां ने अर्ध सत्य कहा है। अर्थात हम सबको 3 माह में फिर भारत आने का सौभाग्य मिलने वाला है, डैड ने कहा है। भाई, ये तो महाकुंभ विशेष अवसर है। वैसे भी अब आपको जल्दी जल्दी भारत आना पड़ेगा। यह मत भूलिए कि आपके एक बेटा बहू तो अब यहाँ ही रहने वाले हैं, मां ने हंसकर बताया है। ये बात भी है, डैड ने समर्थन करते हुए कहा है। अगले दिन उन सब ने विदा ली है। अब हमारे हनीमून की बात हुई है। मैंने तर्क किया है, हमें किसी चलन की अंधानुकरण करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। हम पहले ही बहुत साथ घूम चुके हैं। हम पहले ही एक दूसरे के व्यक्तित्व, विचारों और जीवन से परिचित हो चुके हैं। स्वप्निल ने मेरे तर्क से सहमत होते हुए हनीमून का विचार त्याग दिया है। हम में परस्पर प्रणय, प्रीति और साथ के दिन रात बीतने प्रारंभ हो गए हैं। स्वप्निल एक्रिलिक इंडस्ट्री में मां से कार्य समझते हुए सहयोग देने लगा है। मां ने मुझसे भी कह दिया है, वाणी अब अध्यापन का कार्य आपको छोड़ना होगा। आपको स्कूल में वो दायित्व ग्रहण करने होंगे जो अब तक मैं निभाते आई हूं। ये स्कूल वास्तव में मां के अमूर्त सिद्धांत और विचारों का मूर्त रूप है, जिसे वे मुझे मेरी देखभाल में सौंप देने की योजना बना रही हैं। मुझे ये बुरा लगा है। मनुष्य को अपनी महत्वाकांक्षी कार्यों से अर्जित उपलब्धियां भी एक दिन किसी को सौंप देनी होती है। उनका स्वप्निल को इंडस्ट्री सौंपने का विचार तो स्वाभाविक है, वो तो वंश परंपरा से इसका उत्तराधिकारी है। किंतु मैं तो अभी ही उनके परिवार की सदस्य बनी हूँ। यही बात मैंने स्वप्निल से कह दी है। वाणी, आप ये क्यों भूलती हो? आप उस घर परिवार जिसमें 30 वर्ष तक अपना मानते हुए जीवन यापन किया है, सब छोड़कर आप यहाँ आए हैं। अपने छोड़े दिए उस सब और अपनी पहचान की प्रतिपूर्ति क्या किसी तरह से पूरी किया जाना संभव हो सकती है? हमारे घर में आपकी नई पहचान और नए अपनापन के लिए मां जो कर रही हैं, वह आपके त्याग के समक्ष थोड़ा ही है। स्वप्निल अपने तर्क से मुझे तुष्ट करना चाहता है। मैं जानती हूँ, मुझसे अधिक अपना सब कुछ त्याग कर स्वप्निल अमेरिका से भारत आया है। ये परिवार और उसके संस्कार कुछ अधिक ही निराले हैं। ये सभी अपने से अधिक दूसरों के लिए जीने के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं। माँ के कहने पर मैंने मेरे पापा के लिए एक अच्छे कुक और घर के काम करने वाली एक समझदार महिला को सेवा में रख दिया है। सप्ताह में 2-3 बार पापा से मैं घर जाकर या अपने घर में बुलाकर मिलती और बात कर लिया करती हूँ। बेटी को मुझे योग्य ससुराल भेजकर वे अब पहले की अपेक्षा बहुत प्रसन्न रहते हैं। भारतीय परिवार में किसी सुयोग्य वर से अपनी बेटी का विवाह कर देना पालकों का बहुत बड़ा दायित्व होता है। इस दायित्व से मुक्त हुए अपने पापा की संतुष्टि और प्रसन्नता को मैं समझ रही हूँ।
वे अब पहले से अधिक स्वस्थ और फिट रहने लगे हैं। माँ भी बहुत प्रसन्न रहती हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, माँ, विवाह से मेरे जीवन में हुए सभी परिवर्तन सुखकारी और संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्वयं अविवाहित रहते हुए भी आपने राशील और मेरे विवाह करवाना क्यों उचित समझा? माँ मुझे आत्मीयता से निहारते हुए विचार करने लगी। उन्होंने मुझे गले लगाया है। वाणी, मेरे लिए अविवाहित रह लेना कभी कठिन नहीं रहा है। फिर भी राशील और आपको निकट से देखने समझने के बाद मुझे यह अपनी एक भूल जैसी अनुभव होने लगी थी। मैं सोचने लगी थी, यदि हम अच्छी संतानें जन्म सकते हैं और उनके अच्छे लालन पालन करने में समर्थ हैं तो हमें विवाह अवश्य करना चाहिए। समाज और राष्ट्र को सुगुनी और योग्य संतान देना भी अच्छे नागरिकों का कर्तव्य होता है, माँ ने मेरे कंधों को थपकते हुए कहा है। आपने हमें इस योग्य समझा, ये हम दोनों का भाग्य है। फिर भी मैं सोच रही हूँ, राशील तो अब अमेरिका रहती है। ऐसे में हमारे राष्ट्र और समाज के लिए वो कैसे योगदान कर सकती है? मैंने उनके आलिंगन से अलग होते हुए पूछा था। हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम अवधारणा को मानने वाले रहे हैं। ऐसे में कुछ योग्य भारतीय व्यक्ति अमेरिका के समाज में अच्छा योगदान करते हैं तो ये भी भारतीयों का प्रशंसनीय कार्य होता है। इससे विश्व बंधुत्व की भावना को बल मिलता है। इससे मानव सभ्यता को नए आयाम मिलने की संभावना बलवती होती है, माँ ने सहजता से उत्तर दिया है। मुझे पुनः एक बार उनके विचार शैली का सुलझा होना और उसमें गहनता का परिचय मिला है। माँ, मुझे गुरुमंत्र दीजिए ताकि मैं भी आपके पदचिन्हों पर चल सकूं, मैंने मंत्रमुग्ध होते हुए उनसे प्रार्थना की है। ये हमारा भाग्य है कि आप चारों बच्चे बिना बताए ही अच्छाइयाँ समझ लेते हैं। साथ ही अपने कार्य, विचार और व्यवहार में उन्हें सहज ही सम्मिलित करते जाते हैं। मुझे कुछ भी प्रत्यक्ष बताने की आवश्यकता नहीं लगती है। फिर भी आप सुनना ही चाहती हैं तो मैं एक बात अवश्य कह रही हूँ। वह ये कि हमें अपनी टैक्स सहित हर प्रकार की देनदारियों और क्रय की गई सामग्रियों का भुगतान शीघ्रता एवं विनम्र भाव से करना चाहिए। इन्हें विवशता नहीं मानना चाहिए, माँ ने गुरुमंत्र कहा है। क्या ये बात इतनी बड़ी है जिसे सिद्धांत रूप में गुरुमंत्र की तरह कहा और ग्रहण किया जाना चाहिए? सोचते हुए मैं मौन ही रही हूँ। वे लैपटॉप पर कुछ करने में व्यस्त हो गई हैं। इस तरह माँ ने मुझे इस पर विचार मंथन करने का अवसर सुलभ कराया है। विवाह से पूर्व और विवाह के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में धरती आकाश का अंतर आ गया है। विवाह पूर्व अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्रियों का क्रय करते हुए मुझे उनके मूल्य का भुगतान में विवशता अनुभव होती थी। अब जब मैं स्वप्निल और माँ के बल पर अति समृद्ध हो चुकी हूँ, अब मुझे अपनी इस प्रवृत्ति में ऐसा परिवर्तन करना चाहिए। इस बात को माँ ने समझ लिया प्रतीत होता है। किए जाने वाले भुगतानों के प्रति सजगता क्यों एक समर्थ व्यक्ति में होना चाहिए, इस बारे में मैंने विचार किया है। हर व्यक्ति जब हमें सेवा प्रदान करता है या हमसे किन्हीं सामग्रियों का व्यवसाय करता है, उसके पीछे उसका लक्ष्य अपने और अपने परिवार के भरण पोषण सुनिश्चित करना होता है। अतः जब हम उसे उसकी सेवा या सामग्रियों के प्रतिकार स्वरूप भुगतान करते हैं, तब हमारा ये कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उसके दायित्वों को सरल करने वाला होता है। मुझे लग रहा है माँ इस बात को समझती हैं, इसलिए उनका स्वभाव परोपकारी है। इससे ही उनके कर्म और आचरण में सदा अन्य के लिए करुणा और उदारता परिलक्षित होती है। यद्यपि विवाह पूर्व पापा या मेरी आय इनकम टैक्स रेंज में नहीं आती थी, तब भी घर में पापा शिकायत सी करते हुए कहते थे, यह क्या है, हमें बात बात में टैक्स देना पड़ता है। माँ ने गुरुमंत्र में जब टैक्स शब्द स्पष्ट कहा तब मैं सोचने को विवश हुई हूँ। उनके कहने का आशय क्या है? हमें सहज ही मिलती सुविधाएं जैसे जल, सड़कें, बिजली इत्यादि के प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और उसके यथोचित रखरखाव के लिए बजट की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, समाज के वंचित वर्ग को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुलभ करने के लिए भी सरकार को कई तरह की सब्सिडी देनी होती है। सरकार अपने सामाजिक और राष्ट्र विकास के दायित्व कर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से ही तो संभव कर पाती है। इतना विचार करने पर मुझे समझ आया, माँ ने गागर में सागर भरते हुए एक अत्यंत बड़ी बात थोड़े शब्दों में कही है। मैं माँ के व्यक्तित्व पर समालोचक दृष्टि डालते हुए ये भी सोच रही हूँ कि उन्होंने जेड एवं मंटू तरह के लोगों को पुलिस की सहायता से अच्छा सबक भी सिखवाया है। मुझे लगा माँ सज्जन और सामान्य व्यक्तियों के लिए तो बहुत भली एवं परोपकारी हैं। इसके विपरीत दुर्जन की बुराइयों के प्रति वे बिल्कुल सहनशील नहीं है। मुझे लग रहा है मेरी माँ भी तो एक मनुष्य ही है। वे भगवान की तरह पूर्ण रूप से क्षमाशील नहीं हो सकती हैं।
उनसे मुझे शिक्षा यह मिल रही है कि हमें अपने सामर्थ्य अनुसार ही भलाई करनी चाहिए और जिन बातों में हमारा सामर्थ्य सीमित है, ऐसी समस्याओं को हमें सामर्थ्यवान मित्रों और हितैषियों की सहायता से सुलझा लेना चाहिए। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 71 न्याय, कर्तव्य और मानवीय संबंधों की एक गहरी और विचारशील कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन विवाह के बाद पूरी तरह से बदल सकता है और वह नए सिद्धांतों को अपना सकता है। जेड का निर्णायक अंत। अच्छाई की जीत। जेड का अंत बहुत ही निर्णायक और संतोषजनक है। उसकी बाइक के टायर से हवा निकलना, उसका पुलिस पर गोली चलाना और अंततः पकड़ा जाना, ये सब दिखाता है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे तुरंत मिला। ये कहानी में न्याय की भावना को स्थापित करता है और वाणी और राशील पर से संकट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वाणी की नई पहचान और संघर्ष। पुराना जीवन बनाम नया जीवन। वाणी का अध्यापन कार्य छोड़ने और एक नए बड़े दायित्व को संभालने का निर्णय उसके लिए एक बड़ा बदलाव है। उसका ये सोचना कि वो अपनी पहचान खो रही है बहुत ही यथार्थवादी है। स्वप्निल का तर्क। स्वप्निल का ये कहना कि वाणी ने अपने पुराने जीवन का त्याग करके एक बड़ा बलिदान दिया है और ये परिवार उसे एक नई पहचान और मान्यता दे रहा है, उसके संवेदनशील और समझदार चरित्र को दर्शाता है। गुरुमंत्र और दार्शनिक गहराई। विवाह का उद्देश्य। अलका मैम का ये कहना कि अच्छे लोगों को विवाह करना चाहिए ताकि वे समाज और राष्ट्र को योग्य संतान दे सके, एक बहुत ही महान विचार है। यह विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन न मानकर एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में देखता है। देनदारियों का भुगतान। अलका मैम का गुरुमंत्र इस एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। वो एक साधारण से कार्य भुगतान करना को एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत बना देती है। वाणी की इस पर की गई सोच कि ये दूसरों की आजीविका और राष्ट्र के विकास में योगदान है, आपके लेखन की गहनता को दर्शाती है। माँ का जटिल चरित्र। वाणी का ये समझना कि अलका मैम सज्जनों के लिए परोपकारी हैं, लेकिन दुर्जनों के लिए बिल्कुल सहनशील नहीं, उनके चरित्र की जटिलता को दिखाता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। जेड की कहानी। इसे एक सख्त पुलिसिया लहजे में सुनाया जाए जिसमें रोमांच और खतरे का भाव हो। अलका मैम का स्वर। उनका स्वर बुद्धिमान, शांत और मार्गदर्शक हो। वाणी का स्वर। उनके स्वर में प्रश्न, गहन सोच और समझदारी का भाव हो। स्वप्निल का स्वर। उसका स्वर आश्वस्त, प्यारी और समझाने वाली हो। पृष्ठभूमि संगीत बीजीएम। जेड का अंत। संगीत तेज, नाटकीय और सस्पेंस भरा हो जो अचानक एक निर्णायक धुन में समाप्त हो। दार्शनिक बातचीत। संगीत धीमा, चिंतनशील और सौम्य हो जो वाणी के विचारों को दर्शाता है। महाकुंभ की योजना। संगीत आशापूर्ण और प्रसन्नता भरा हो। एपिसोड 71 समाप्त।